नमस्कार। तो जब भी हम फुटबॉल की राइवलरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एल क्लासिको, यानी कि रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। तो फुटबॉल फैंस इस राइवलरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वर्ल्ड वाइड काफ़ी फैंस भी हैं जो इन मैचेस को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये राइवलरी इतनी स्ट्रांग क्यों है और वर्ल्ड वाइड इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों है? तो आज मैं आपको बताऊंगा एल क्लासिको के फेमस होने के पीछे की कहानी। तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम दोनों ही क्लब्स की बात करें तो इनके फाउंडिंग ईयर्स में काफी डिफरेंस है। जहां एफसी बार्सिलोना 1899 में बना था, वहीं पर रियल मैड्रिड 1902 में बना था। और अगर हम इनकी राइवलरी की बात करें तो वो मिड 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। और आप अक्सर देखते हैं कि राइवलरीज अक्सर सेम सिटी के क्लब्स में होती है, जिनको हम डर्बी भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा अलग था। कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी इन दोनों क्लब्स के बीच में काफी एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी क्रिएट हुई। और आज की डेट में ये सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है, यहाँ पर प्राइड और इमोशंस की भी बात है। तो अगर हम ब्रिटिश ऑथर फिल बॉल की बुक मॉर्बो द स्टोरी ऑफ स्पेनिश फुटबॉल में देखें तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि दोनों क्लब्स के फैंस इस तरह से एक दूसरे से हेट करते हैं कि एक आउटसाइडर बिल्कुल शॉक में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस राइवलरी के पीछे की हिस्ट्री समझाऊंगा और देन उसके बाद बताऊंगा कि राइवलरी स्टार्ट हुई कैसे थी। तो बात है ईयर 1936 की, जब स्पेन में सिविल वॉर स्टार्ट होते हैं जो कि रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट के बीच होते हैं। इनमें नेशनलिस्ट के मिलिट्री कमांडर जो होते हैं वो होते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि रियल मैड्रिड से इनका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है। तो सिविल वॉर के दौरान जो एफसी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट थे जोसेफ सन्योल, अब जोसेफ सन्योल मेंबर थे रिपब्लिकन्स के कैटेलोनिया रीजन में, और कैटेलोनिया रीजन में ही बार्सिलोना भी आता है। और अक्सर जो है ये देखा गया है कि कैटेलोनिया के जो लोग हैं वो एक डिफरेंट कंट्री की मांग करते आए हैं। तो सिविल वॉर के दौरान जोसेफ जो है मैड्रिड जाते हैं रिपब्लिकन्स के ट्रूप्स को विजिट करने के लिए, और वहां पर नेशनलिस्ट जो होते हैं वो उनको अरेस्ट करते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। और 1939 में नेशनलिस्ट जो होते हैं वो सिविल वॉर जीत जाते हैं, और नेशनलिस्ट के जो कमांडर होते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको, वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और पूरे देश में डिक्टेटरशिप आ जाती है। और उनके डिक्टेटरशिप के अंडर रीजनल लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज को दबाने की कोशिश होती है, और कैटेलोनिया के जो लोग होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं। तो फ्रांसिस्को फ्रांको ने 1939 से 1975 तक स्पेन में रूल किया, और उनके रूल के दौरान बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के मैचेस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। ऐसा माना जाता है कि रिजल्ट्स में भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ। हालांकि कई लोगों का यह मानना था कि फ्रांको की कोई भी फेवरेट टीम नहीं थी, लेकिन जो स्पेनिश नेशनलिस्ट थे उन्होंने अक्सर फ्रांको को एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड से एसोसिएट किया। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो फ्रांको था वो एफसी बार्सिलोना को सिर्फ कैटेलोनिया की टीम नहीं बल्कि एक स्पेनिश टीम के जैसा देखना चाहता था। और फ्रांको रूल के अर्ली ईयर्स में एफसी बार्सिलोना एक ज्यादा सक्सेसफुल टीम थी। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये राइवलरी स्टार्ट हुई कैसे थी। तो इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई थी 1943 के कोपा डेल रे से। दोनों ही टीम कोपा डेल रे के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है, जिसमें फर्स्ट लेग में बार्सिलोना अपने होम में रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा देती है। उसके बाद सेकंड लेग जो है वो रियल मैड्रिड के होम में होता है, जिसमें मैड्रिड फैंस बारसा के जो प्लेयर्स होते हैं उनका बहुत भयंकर अपोज करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि उस मैच में रेफरी ने काफी स्ट्रेंज डिसीजंस भी लिए थे। और इवन मैच के बाद जो बार्सिलोना के प्लेयर्स थे उन्होंने ये तक कहा था कि उस मैच में उनको जान का खतरा भी लग रहा था। और उस मैच में बार्सिलोना के प्लेयर्स इतने ज्यादा प्रेशर में थे कि फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने उनके ऊपर 8 गोल मारे, और वो मैच एंड हुआ 11-1 के रिजल्ट पे, जो आज तक एल क्लासिको की बिगेस्ट विक्ट्री माना जाता है। और ये पूरे स्पेनिश फुटबॉल में मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच भी माना जाता है। और इस मैच के बाद बार्सिलोना के जो गोलकीपर थे फर्नांडो आर्गिला, उन्होंने ये भी कहा था कि इस मैच के पहले तक हमारे बीच कोई राइवलरी नहीं थी, लेकिन अब से राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद से ये मैच केवल विन के लिए नहीं बल्कि प्राइड के लिए खेला जाने लगा। और 1950s के दौर में अंडर चेयरमैन सैंटियागो बर्नबेउ उन्होंने लगातार काफी लीग टाइटल्स जीते, 5 बार लगातार यूरोपियन टाइटल जीता, जिसको अभी हम यूएफए चैंपियंस लीग कहते हैं। और इस वजह से रियल मैड्रिड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस भी होने लगा। और इसकी वजह से पीएम फ्रैंको को ये लगने लगा कि मेरे रेजिम के इंटरनेशनल इमेज के लिए रियल मैड्रिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब है। और तब से वो मैड्रिड को पसंद करने लग गए, जो कि मरने तक उनकी फेवरेट टीम भी रही। देन 1975 में फ्रांको की डेथ हो जाती है, जिसके बाद डिक्टेटरशिप एंड हो जाता है और स्पेन में डेमोक्रेसी आ जाती है। देन 1980s में दोनों क्लब्स के काफी अल्ट्रास फैन ग्रुप बनते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट एक्ट करते हैं। और एक ऐसी ओपिनियन बन गई कि बारसा के जो फैंस है वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के हैं और जो मैड्रिड के फैंस है वो राइट विंग आइडियोलॉजी के हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांसफर जो है, जैसे कि अल्फ्रेडो डी
स्टीफेनो एंड लुइस फिगो, इनके ट्रांसफर के कारण जो क्लब के फैंस हैं उनके बीच में हेट और ज्यादा बढ़ गया। और अगर हम ये देखें कि राइवलरी वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो यूरोपियन फुटबॉल में इन क्लब्स का जो डोमिनेंस रहा, इसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला। इसके अलावा इन क्लब्स में बेस्ट प्लेयर्स ने खेला, तो फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा इन क्लब्स की बढ़ गई, जिस वजह से सारे फैंस जो है वो इमोशनली कनेक्ट हो गए इस मैच से। और अगर हम दोनों ही क्लब्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें अभी मई 2025 तक के, तो मैड्रिड अभी तक 105 मैचेस विन कर चुकी है, वहीं पर बार्सिलोना 104 मैचेस विन कर चुकी है। और अगर हम टाइटल्स की बात करें तो रियल मैड्रिड के पास 106 ट्रॉफीज हैं और बार्सिलोना के पास 101 ट्रॉफीज हैं। तो अब आप बताइए कि आप एल क्लासिको में किस टीम को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।